1 3 minus 1 x1 x2 इज इक्वल टू क्या होगा बताओ जरा, इक्वल टू व्हाट? 6 5 हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो बस यही चीज है, ये जो आपके पास नजर आ रहा है ना 2 3 1 minus 1, ये बेसिकली a हो गया, और ये जो वेक्टर है x1 x2 ये x हो गया, और ये जो 6 5 है ये आपका क्या हो गया, b हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको हम एक और तरीके से भी अब देख सकते हैं। देखो पता कैसे देख सकते हैं, ये जो है ना ये कहलाती है मैट्रिक्स फॉर्म, इसका मैं वेक्टर फॉर्म भी लिख सकता हूं। देखें वेक्टर फॉर्म ये होगा x1 टाइम्स 2 1, दूसरी टर्म बताओगे क्या होगी? ये हो जाएगी ना x2 टाइम्स 3 minus 1, ठीक है। और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, वो वही 6 5 रहेगा। तो आपने देखा कि आपने एक सिस्टम जो है ना उसको एज ए मैट्रिक्स इक्वेशन भी लिखा है और एज ए वेक्टर फॉर्म भी लिखा है। लेकिन अब वेक्टर फॉर्म से एक बड़ी मजेदार बात आई, मेरे ख्याल है थोड़ा सा मैं क्लीन अप ऑपरेशन कर लूं, ये तो मिटा दूं ना, इसकी तो अब जरूरत नहीं है ना हमें। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट हियर, हम यहां पर हैं। अब हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा जो वेक्टर 6 5 है वो लीनियर कॉम्बिनेशन है 2 1 और 3 minus 1 का, जबकि x1 और x2 क्या है, वेट हैं, ठीक है। यही लीनियर कॉम्बिनेशन की, यही सॉरी स्पैन की डेफिनेशन यही है ना कि अगर दो वेक्टरों को आप दो नंबरों से मल्टीप्लाई करें तो एक तीसरा वेक्टर आ जाए। तो यहाँ पे वेक्टर क्या है, शुरू में 2 1 3 minus 1, एक को आपने x1 से किया, एक को x2 से किया, तो आपके पास क्या आ गया 6 5। तो आप कहेंगे कि 6 5 इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 1 एंड 3 minus 1। या आप ये कह सकते हैं कि 3 1 एंड 2 1 एंड 3 minus 1 स्पैन 6 5। ये क्लियर हो गया ना मसला? अच्छा, लेकिन इसमें एक शर्त है, शर्त ये है कि जो x1 x2 है ना ये एग्जिस्ट करने चाहिए। इसका क्या मतलब है एग्जिस्ट करने चाहिए? इसका मतलब ये कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था ना ऊपर, भाई जरूरी तो नहीं है कि वो कंसिस्टेंट हो। अगर वो सिस्टम कंसिस्टेंट है तो x1 x2 एग्जिस्ट करेंगे, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं है तो x1 x2 क्या करेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आपने देखा कितना ब्यूटीफुली हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। दोनों डायरेक्शन से क्या मुराद है, सबसे पहले हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मतलब लिया, ठीक है, उनको सॉल्व करते रहे, कहीं आया सोल्यूशन कहीं नहीं आया। उसके बाद हम कहाँ आ गए, इस स्पैन के ऊपर आ गए। कोई वेक्टर जो है गिवन वेक्टर का स्पैन होता है और कभी नहीं होता, ठीक है ना। तो लेकिन अब हमने क्या किया, दोनों को मतलब है कंबाइन कर दिया, हम कहीं से भी शुरू करें। तो ये जो सिस्टम है ना ax इज इक्वल टू बी, अब ये देखें जनरल केस में आप ax को इस तरह से लिख सकते हैं ना, ax कैन बी रिटन लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो ax इज इक्वल टू बी है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं, ये चीज किसके बराबर आ गई, बी के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या कहेंगे, हम इसके अब डबल मीनिंग लेंगे। हम ये कहेंगे कि अगर एवरीथिंग इज गिवन, एवरीथिंग से मुराद a1 a2 an और b, तो ये सिस्टम सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन आ सकता है, सोल्यूशन नहीं भी आ सकता। अच्छा, अगर सोल्यूशन आ गया तो फिर हम एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि फर्ज कर लें x1 x2 और xn कैलकुलेट हो गए सिस्टम सॉल्व करने से। फिर हम ये कहेंगे कि यस दैट मींस b इज इन स्पैन ऑफ a1 a2 एंड an। स्पैन का ये तो मतलब होता है कि कुछ स्केलर नंबरों को कुछ वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक और नया वेक्टर आ जाता है। वो नया वेक्टर क्या होता है, ओरिजिनल वेक्टर का क्या होता है, स्पैन होता है। अच्छा, इसके लिए एक और टर्म भी यूज होती है, बहुत ज्यादा यूज होती है, वो होती है लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो अगर सिस्टम का सोल्यूशन है तो इसका मतलब है बी इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a1 a2 एंड an, और x1 x2 xn क्या हो जाएंगे, वेट्स हो जाएंगे। तो अब जरा इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल जो है वो ये रही नीचे है, लेट्स सी द एग्जांपल। पहले क्लीन अप कर लें इसको। नहीं देखें, एक बात मैं बताऊं, बी जो होता है ना वो हमेशा वेक्टर का स्पैन होता है। तो वो जो वेक्टर आए हैं ना a1 a2 a, वो असल में a के कॉलम्स ही हैं। आप फिर ये कहेंगे बी इज ए स्पैन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ये
ट्रू स्टेटमेंट होगी ना, ठीक है। अच्छा, आप दोनों के पास नोट्स तो है ना 1.4? ओके, लेट्स गो फर्दर। ओके, अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये जरा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बताऊं तो क्या हो रहा है यहाँ पे। आप मुझे ये बताओ, ये जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट है, आप बचपन में, मतलब अभी 1-2 साल पहले कैसे करते थे? दो को कैसे मल्टीप्लाई करते थे, दो मैट्रिक्स? मतलब आप यही करते होंगे ना, मेरे साथ साथ रहिएगा। 7 टाइम्स 1 प्लस -4 टाइम्स -6, यही करते होगे ना। फिर क्या करते थे आप? 7 टाइम्स 3, मैं जानबूझ के प्लस लिख रहा हूँ, माइनस को अंदर रख रहा हूँ, -6 टाइम्स 2, और आखिरी नंबर क्या होता था? 7 टाइम्स 0 प्लस -6 टाइम्स 5, ठीक है, -6 टाइम्स 5। अच्छा, इसको भी जरा वैसे लिख लें, मतलब ये -6 यहाँ लिख दें, और -6 यहाँ लिख दें, और क्या लिख दूं यहाँ पे? -4 यहाँ लिख दूं, ठीक है। अब जरा जल्दी से सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा ऊपर? 31 आएगा या 9 आएगा, और नीचे क्या आएगा? -30 आएगा, ठीक है। ये हम क्या करते थे? अच्छा, आज की तारीख में उन्होंने कहा, देखें यहाँ पे, ये पुराना मेथड है, एक नया मेथड है। फर्क क्या, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपने क्या किया? आप मल्टीप्लाई भी कर रहे हो, और फिर उसके बाद आप ऐड भी कर रहे हो। एक और मेथड है, अगर आप गौर करें, आप इस चीज को जो है ना, ये वाली चीज को, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, ये लिखा हुआ है, यानी पहले ये वाला सारा कैलकुलेशन कर लें, फिर आप क्या कर लें, फिर ये वाली जो चीज है, इसको अलग से कैलकुलेट कर लें। अभी कैलकुलेट नहीं हुआ, अभी सिर्फ इशारा है कि करना है। ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, और ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। उसके बाद आपने क्या कर लिया? उसको ऐड कर लिया। यानी पहले आप क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। आपने कहा नहीं यार, ये हम जरा इसको सिस्टमेटिक करते हैं। आपने क्या किया? ये पहला कॉलम उठाया, इधर देखें, ये पहला कॉलम उठाया, ये 7 आया, इसको 7 टाइम्स कर लिया। फिर आपने दूसरा कॉलम उठाया और इसको -6 टाइम्स कर लिया। मतलब ये तो सिंबॉलिक है ना, ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हुई। फिर आपने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। तो कहने का मतलब इट इज द सेम थिंग। क्या है? हाँ, मतलब वो एक एक कॉलम उठा रहे हैं, और एक मिनट, एक्स की एंट्रीज, इसको आप एक्स कह लेना थोड़ी देर के लिए। एक्स की एंट्रीज क्या है? 7 और -6, जो राइट पर है उसकी एंट्रीज उठा रहे हैं, और इसके क्या उठा रहे हैं आप? कॉलम उठा रहे हैं, और उनको फिर आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन आपको उसमें हेल्प करेगा जब आप ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि ax इज इक्वल टू b के मतलब बहुत सारे हैं। पहला तो मतलब ये सिस्टम है, दूसरा है कि सिस्टम का सोल्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरा है कि अगर सोल्यूशन आ गया तो अब हम फिर ये भी कह सकते हैं कि B इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, जैसे भी कहा था। तो ये इंटरप्रिटेशन अगर आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ज्यादा जल्दी समझ में आएगी, है ना। यहाँ पे तो B लिखा हुआ है ना, हो गया ना कि B जो है, ये B क्या हो गया? ये इसका मल्टीपल हो गया, और प्लस इसका मल्टीपल हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये जो नई फॉर्म है ना मल्टीप्लिकेशन की, ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि वो जो नया कंसेप्ट आया ना, लीनियर या स्पैन का, वो जरा आसानी से समझ में आता है, ठीक है। इसमें बस कुछ भी नहीं था। ओल्ड वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन, new way of multiplication, but new way help us in understanding the spanning and linear combination. Okay, let's clear. ये हमारा इसका फर्स्ट पेज था। अब हम आगे चलते हैं। 3 इक्विवेलेंट वेज ऑफ व्यूइंग ए लीनियर सिस्टम। ये हम कई दफा कर चुके हैं, दोबारा से कर लेते हैं। ओके, नहीं, थोड़ा सा आगे ज्यादा चलेंगे, आगे थोड़ा पीछे आते हैं। मैट्रिक्स इक्वेशन हो गई। ओ भाई जान, एक मिनट, मैट्रिक्स। अच्छा ठीक है, अभी वो एग्जांपल है, वो हमें पिछला पेज पूरा नहीं किया था। ओके गुड। ओके जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो जो सिस्टम होता है ना, उसको 3 तरीकों से लिख सकते हैं।
राइट डाउन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो नीचे दी गई है। ये क्या है हमारे पास, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ये किसमें लिखना है? हाँ नहीं, एक मिनट, राइट डाउन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अच्छा ठीक है, सही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप सिस्टम को ax इजिकल टू बी की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो चलें, यहाँ बताओ, जल्दी से बताओ यहाँ पे क्या लिखूं। पहला नंबर मैं लिख देता हूँ 2x1, अब आगे आप बताते जाओ जी। ठीक है, राइट, दूसरा ठीक है। आमतौर पे उल्टा होता है, आमतौर पे होता है सिस्टम दिया जाता है, सही है ना, ये सिस्टम दिया जाता है और फिर इसकी मदद से आप क्या करते हो, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हो ना, मगर उल्टा भी दिया जा सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये वही हो जाएगा ना, ये वाली जो चीज है ना, इसको आप क्या लिखेंगे, x1 कॉमन ले लेंगे तो वेक्टर क्या रह जाएगा 2 - 3, दूसरे में क्या होगा x2 3 1, तीसरे में क्या होगा x3 इज इक्वल टू दिस। ये वैसे ही है, इस चीज को जो है ना, पहले वेक्टर को आपने x1 से मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे वाली चीज बन गई, इसको आपने किससे किया x2 से, इसको आपने किससे किया x3 से, ये सारे काम कर रहे हैं ना ये वाले, और ये इक्वल किसके हो जाएगा b विच इज 9 - 2। अच्छा साहब, अब मैट्रिक्स इक्वेशन बताइए, लेकिन फिल इन फॉर्म में बताएंगे, फिल इन फॉर्म। फिल इन फॉर्म का मतलब ये होता है कि एक तो आपने लिख दिया ना मैट्रिक्स इक्वेशन ax इक्वल टू b, ये तो जनरल कंसेप्ट हो गया ना, लेकिन इसका फिल इन वर्जन ये होगा, a लिख दो, x लिख दो और b लिख दो। अच्छा, डायरेक्ट आप वहां से दें, कहां से, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से लिखें डायरेक्ट, आसानी होगी। पहले 3 कॉलम a है और आखिरी कॉलम b है, और x क्या है, x1 x2 है, बल्कि x1 x2 x3 है। तो पहले हम x1 x2 x3 लिख लेते हैं, और हम ये लिख लेते हैं 9 - 2, और हम ये लिख लेते हैं 2 - 3 3 1 4 0। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये मैट्रिक्स इक्वेशन होगी, फिल इन फॉर्म में हो गई, ठीक है ना। अच्छा जी, हाँ है ना, बहुत सारी हैं, 1.4। अच्छा, अब यही काम जो किया गया है ना, ये हमने नंबरों से किया है ना, तो अगले स्लाइड्स पे बता रहे हैं कि ये जो है एक स्पेशल केस है, जनरल केस आपका वही होगा, एक ax इक्वल टू b होगा, फिर दूसरी वेक्टर फॉर्म होगी, तीसरी उसकी सिस्टम इटसेल्फ होगा। तो ये अगले पेज पे बस उसने ये किया, इन तीनों को जो है ना जनरलाइज फॉर्म में कर दिया। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। ओके, 3 इक्विवेलेंट वेज। ठीक है ना, यही है ना, सबसे पहला क्या है, 3 equivalent ways of viewing a linear system. One, as a system of linear equation, वो जैसे भी लिखा था ना, something x1 plus something x2 is equal to something, फिर दूसरी आ गई, फिर तीसरी आ गई। सेकंड क्या है, एज ए वेक्टर इक्वेशन, x1 के साथ पहला कॉलम आ गया एक, x2 के साथ दूसरा इज इक्वल टू b, और तीसरा क्या है, एज ए मैट्रिक्स। मैं कहा ये सब कुछ अभी हम पिछले पेज पे कर चुके हैं, राइट। अब हम थ्योरम की तरफ चलते हैं। ठीक है जनाब, ये वही बात आ रही है, दोबारा से रिपीट हो रही है कि अगर ये कोई सिस्टम है, इसका जो सोल्यूशन है और जो इसका सोल्यूशन है और जो इसका सोल्यूशन है, सब क्या होंगे यार, सेम ही होंगे ना, वो तो सिर्फ तरीका है ना। ये तो तरीके हैं कि सिस्टम को आप ऐसे देख रहे हैं या ऐसे देख रहे हैं, लेकिन जो भी देख रहे हैं अल्टीमेटली तो उसको सॉल्व करना होगा, तो क्या बन जाएगी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। असल में बार बार इसलिए बता रहा है ना कि आगे जाके जो है ना चैप्टर 2 3 4 5 कहीं सूट करेगा हमें ये वाली इक्वेशन को रेफर करना, कहीं ये सूट करेगा, कहीं ये सूट करेगा, तो सब आना चाहिए कि तीनों चीजें एक ही हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब जरा देखते हैं जनाब यूजफुल फैक्ट क्या है। यूजफुल फैक्ट, मजेदार फैक्ट है यूजफुल। ओके जी, यूजफुल फैक्ट आ गया।
ओके, बताइए जनाब क्या मतलब है ये, बस ये बता दो, ये जो दो फिल इन करना है क्या करूं इसमें फिल इन? द इक्वेशन x is equal to b has a solution if and only if b is a dash dash of the columns of a combination. बिल्कुल सही है, लीनियर। दूसरे लफ्जों में b जो है ना वो a के स्पैन में है, b क्या है, a के स्पैन में, लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा जरा इसका बताओ ना, मतलब ये जो आपको अक्सर ये देखने को मिलता है इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या है? लेकिन उल्टा भी है, दो इफ है ना, इफ एंड ओनली। कहने का मतलब है कि अगर सिस्टम का सोल्यूशन है तो B is a linear combination of what? A1, A2 and AN. वो X1, X2 तो वेट कहलाएंगे ना। कन्वर्सली अगर आपको पता है कि B is a linear combination of N1, A2, 3 तो फिर ये सिस्टम का सोल्यूशन होगा, रोक नहीं सकते आप उसको। ये है बस कहानी, किसकी कहानी? इफ एंड ओनली इफ की कहानी। ओके जी। पहले इसको क्लीन अप कर लें। ऑलराइट, तो ये हमारा पेज नंबर 2 चल रहा था, अब हम पेज नंबर 3 की तरफ जाते हैं। ऑलराइट, ओके, मेरा ख्याल है थोड़ा सा आगे निकल गए, पीछे आना चाहिए। भाई 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 पीछे आ जाओ। क्या होना है? एग्जाम्पल, अच्छा आ गया ना एग्जाम्पल, सही है, सॉरी वो असल में पेज नंबर 3 एग्जाम्पल आ गई। अच्छा ठीक है, वो असल में वही मसला आ गया ना, ये हैंड आउट वर्जन है और ये वो है क्लासरूम वर्जन। नहीं वही मैं बता रहा, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ये आपके पास जो है ना वो हैंड आउट वर्जन है और ये क्लास वर्जन है, तो क्लास वर्जन जो है वो बेसिकली बड़ा है, हैंड आउट वर्जन छोटा है। उसने क्लास वर्जन की 2 स्लाइड, हैंड आउट वर्जन एक स्लाइड में रख दी। मैं खुद ही ये में कंफ्यूज हो रहा था। अब ठीक है, सही है, कंटेंट सही है ना, यहीं से शुरू करना है ना हमने। ओके, चलें जी। अब हम देखें, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमने कहा कि साहब ये डेटा है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। और फिर हमने सवाल पोज किया, क्या पोज किया? इज द इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू बी कंसिस्टेंट फॉर ऑल बी? देखिए आमतौर पे तो ये होता है ना, आपको सिस्टम सॉल्व करना होता है, पूरा डेटा दिया जाता है, पूरा से पूरा मतलब क्या, ए भी दी जाती है और बी भी दिया जाता है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा क्या काम किया है, बी को पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं किया। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है कि आप एक सिस्टम नहीं सॉल्व कर रहे, एक फैमिली ऑफ सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फैमिली। फैमिली का हर मेंबर जो है ना B1, B2, B3 से पहचाना जाएगा। अगर B1 1 है, B2 0 है, B3 5 है, तो एक सिस्टम हो गया उस फैमिली का। अगर B1 को 10 कर दें, इसको 20 कर दें, इसको 100 कर दें, तो उस फैमिली का दूसरा मेंबर आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी फैमिली को एक साथ लेके चल रहे हैं। हम कहेंगे भाई देखो यार, ये तुम फैमिली हो, कौन सैयद साहब है, कौन राजपूत है, कौन फला है। सैयद साहब से मुरादी होगी कि सोल्यूशन है कि नहीं, राजपूत भाई तुम तो अक्खड़ आदमी हो, तुम्हारा कोई सोल्यूशन नहीं है। सॉरी अगर कोई राजपूत बैठा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब ये कि अब ये करना है हमने, ठीक है। तो हम बी को जो है ना वो फिलहाल कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे साहब चलो तुम जो भी हो हम तुम्हें साथ लेके चलते हैं। तो ये हो गया ना, ये साथ लेके चल गए ना आप। आपने कोई बात ही नहीं की B1, B2, B3 के बारे में। आपने कहा यार मुझे करना क्या है, इकोलोन फॉर्म में लेके जाना है ना। तो ये B1, B2, B3 है, ये तो इकोलोन फॉर्म में इनका तो कोई रोल ही नहीं होता। रोल सिर्फ किसका होता है? ए का। अच्छा जब मैं कहता हूँ ना रोल नहीं है, थोड़ा सा होता है, वो बिल्कुल एंड में जाके आता है। ये मत ना समझिएगा कि बिल्कुल ये कोई रोल नहीं प्ले करते हैं, बिल्कुल एंड में। शुरू में हम क्या करेंगे, ए के साथ खेल खेलते रहेंगे। तो आप मुझे बता दो जरा जल्दी से, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितने स्टेप हुए होंगे? आप मुझे बस यहाँ बता दो, यहाँ पर मैं क्या लिखूं और यहाँ पे क्या लिखूं?
जल्दी बताओ। रो टू इक्वल रूट टू प्लस है ये प्लस 3R1। अच्छा नीचे में क्या लिखूं? R3 इक्वल -2R1, बिल्कुल सही है। तो आप देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, किसको मल्टीप्लाई करोगे? इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो ये यहाँ से देख लो ना, 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? 12 - 11 1 आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली नीचे वाले तो सारी 0 हो जाएंगे। जब आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करो ऐड करोगे 0 हो जाएगा। ये -8 और +8 0 हो गया, ठीक है। और ये -5 और +10 क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है जी। तो ये अंडरस्टूड हो गया ना कि ये कैसे आया है। बस 2 ऑपरेशन से आ गया, ठीक है। एक ऑपरेशन था R2 = R2 + 3R1, दूसरा क्या था? R3 = R3 - 2R1, ठीक है। अब मैं सारा क्लीन कर रहा हूँ, इसलिए बड़ा गिचपिच होता है, समझ नहीं आता। क्लियर हो गया ना मकसद? अब जरा क्लीन अप कर लेते हैं। ओके, अब आया जनाब बॉटम लाइन। क्या कहेंगे आप? AX = B इज, बताइए क्या लिखूं? नॉट कंसिस्टेंट। चलिए साहब लिख देते हैं, बिल्कुल सही है, नॉट कंसिस्टेंट। रीजन क्या है वो आगे लिखा हुआ है। फॉर ऑल बी, मतलब फॉर ऑल बी कह रहे हैं हम, इसका मतलब है कि किसी बी के लिए हो जाएगा, किसी के लिए नहीं होगा, लेकिन सब बी के लिए जो है कंसिस्टेंट नहीं है। सिंस सम चॉइसेस ऑफ बी मेक दिस नॉन जीरो, यानी कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि ये चीज जो है ना इक्वल टू जीरो है या ये चीज नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इधर वाला तो वो सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए कि कोई कंट्राडिक्शन नहीं आएगी। देखें अगर ये चीज नॉट जीरो है तो इसका मतलब है लास्ट कॉलम पिवट कॉलम हो गया ना। वो आपको बहुत पहले पता है, अगर लास्ट कॉलम पिवट कॉलम हो तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन हो जाए तो लास्ट कॉलम तो पिवट कॉलम होगा ही नहीं। फाइनाइट इनफाइनाइट की अभी बात ना करें, वो आगे जाके करेंगे। अभी सिर्फ बात करें सोल्यूशन और नो सोल्यूशन की। तो यहाँ पे लिख दूं सोल्यूशन यस, नो सोल्यूशन, ठीक है। चले अब इनकी तरफ आ जाते हैं। अच्छा अब इसको तो हमने देखना ही नहीं है ना, इसको देखकर क्या करोगे यार? नो सोल्यूशन को तो खत्म हो गई कहानी। अब जरा इधर आ जाते हैं सोल्यूशन। तो अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड है तो इसका मतलब है कि ये वाली चीज सेटिस्फाइड होगी ना, -2B1 + B3 = 0। यानी दूसरे लफ्जों में हमारा B3 जो है वो किसके बराबर होगा? 2B1 के। सही है। अच्छा भाई काम करो, आप लोग 3 बच्चे बैठे हो ना, तो मुझे आप एक वेक्टर बी दें जो लेफ्ट की तरफ इशारा करें, आप भी एक बी देंगे जो लेफ्ट को मतलब इशारा करेगा, आप एक मुझे बी देंगे जो राइट की तरफ इशारा करेगा। तो जी आपकी तरफ से स्टार्ट करते हैं। पहला बी आप देंगे जो कि सोल्यूशन वाला होगा। हाँ जिसका सोल्यूशन होगा, ऐसा बी जिसका सोल्यूशन होगा। ये कंडीशन है ना, जरा इस पे देखो ना। बी का मतलब क्या है? B1 B2 B3, लेकिन कंडीशन ये रखोगे तो सोल्यूशन होगा ना नीचे वाली। तो बताओ जल्दी से। 0 0 सबसे आसान तो यही 0 कर दो। ये जरा बच्चा क्लेवर है। सबसे आसान यही है कि तीनों को 0 कर दो, कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो आप जरा थोड़ा सा है, लेकिन ये बताओ ना 6 किसकी वैल्यू है? B3 की 6 है। B3 की 6 का मतलब है यहां लिखूंगा। और ये क्या है? ये B1 क्या है? B1 आपने कहा है 3 है। ओ भाईजान क्या हो गया? अच्छा दरमियान वाला क्या है? अब सही बोला आपने। नहीं करनी, जिसका सोल्यूशन ना हो। इधर की तरफ कर रहा हूं इशारा। नहीं वो तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, वो तो सोल्यूशन है 3 6 वाला। तो
बस ये कर लो ना यार, B3 को B1 का ट्वाइस होने से बचाओ। नहीं बस हो गया ना, जो भी आप रख लें B1, जो भी रख लें आप B2 रख लो, लेकिन उसके बाद B3 जो है वो B1 का 3 टाइम्स नहीं होना चाहिए, 2 टाइम्स नहीं होना चाहिए ना, तो फिर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। अच्छा अब जरा बात गौर से सुनिएगा, ये भी सोल्यूशन दे रहा है, ये भी सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है, और 5 0 10 ये सोल्यूशन देगा ना, 1000 0 2000 ये भी सोल्यूशन देगा ना। तो इसका मतलब ये इतने सारे सोल्यूशंस आ रहे हैं ना, अब इनको हम कलेक्टिवली देखना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से आ रहे हैं, इनकी शेप क्या है, इनमें क्या चीज कॉमन है। क्लियर है ना, मतलब अब ये जो जो आपको दिए ना हैंडआउट्स के जो नीचे वाली चीज है ना, अब हम जरा उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो यहाँ तक तो हो गया ना, ठीक है, अब हम जरा ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके, वो इसके अगले पेज में आएगा। ऑलराइट, चलो भाई जान, पेज नंबर हमारे हिसाब से 5 है, आपका डिफरेंट होगा। हो गया जी, जरा अब क्लीन अप, नहीं इसको जरा ऐसा रखना पड़ेगा कि सब चीजें नजर आए। मेरे ख्याल है अब सब चीजें नजर आ रही हैं। ओके, ये वही मैट्रिक्स है जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वही कंटिन्यूएशन में चल रहा है। एक मिनट, ये थोड़ा सा और इसको मुझे ऊपर ले जाना होगा। बड़ा ही हो गया, ज्यादा छोटा करना चाह रहा। ओके, ऑलराइट, जी जनाब, ये वही मैट्रिक्स है जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, ठीक है, और ये वो कंडीशन है जिस पे सिस्टम क्या होगा, सिस्टम नहीं, सिस्टम होगा फैमिली का वो मेंबर जिसका B3 बराबर 2B1 के होगा। इस तरह ज्यादा मतलब आसानी से मतलब है हम बात कर सकते हैं ना, जिसका थर्ड कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट का ट्वाइस हो, ज्यादा आसानी से बात कर सकते हैं ना। तो वो वाला मेंबर, उस फैमिली का मेंबर, फैमिली तो ये है ना, बी कुछ भी हो सकता है, वो बी जो इसको सेटिस्फाई करेगा B3 2 1, उसका सोल्यूशन होगा। अब हमने कहा कि अब हम इसको जो है ना, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दो वेरिएबल्स है ना, B1 एंड B3, तो ये देखिए आपने एक B1 एक्सिस लिया और एक आपने B3 एक्सिस लिया। अभी B2 को भूल जाएं आप, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, y इज इक्वल टू 3x, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, एक पॉइंट तो ओरिजिन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अगर मैं B1 को 1 ले लूं तो मेरा B3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं 1 यूनिट यहाँ गया और 2 यूनिट यहाँ गया, तो ये वाला पॉइंट्स है जो क्या है 2 1 है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, B3 इज इक्वल टू 2B1 को, सही है। अब B2 जो है वो तो कुछ भी हो सकता है, अगर B2 0 है तो ये वाली लाइन बन रही है, अगर B2 1 है तो ये वाली लाइन बन रही है, B2 2 है तो ये वाली बन रही है, B2 3 है तो ये वाली बन रही है, और दरमियान में भी सब बन रही है। तो इसका मतलब आपने इस लाइन को ऐसे खींच दिया, प्लेन बन गया 3 डायमेंशन में। तो जब तक आपका बी वेक्टर इस प्लेन में है, ये वाला प्लेन, आपके पास क्या है, ये वाली कंडीशन मैट कर रही है? हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा, वो इसलिए है ना इन्वॉल्व है, 3 डायमेंशन में चले गए अचानक, वो 3 डायमेंशन में तो जाना था ना, इसलिए कि 3 वेरिएबल्स थे ना, x1 x2 x3, तो 3 डायमेंशन में तो जाना था। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो क्राइटेरिया है ना, ये वाला, ये तो अलजबराई है ना, अलजबराई के कि भाई थर्ड कंपोनेंट पहले का ट्वाइस हो गया, सोल्यूशन होगा। हम इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाह रहे हैं। तो ज्योमेट्रिकली आपके पास 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व, हम बी को एज ए वेरिएबल ले रहे हैं, B1 B2 B3, लेकिन कंडीशन में B2 नहीं आ रहा, तो आपने पहले B1 B3 का रिलेशन बना लिया ना, वो स्ट्रेट लाइन है, तो वो ये वाली लाइन थी। इसके बाद आपने क्या किया, B2 जो बेचारा खामोश बैठा था, अब उसने कहा मैं भी हूं, तो अब आपने उसको डिफरेंट वैल्यूज दी, ये लेकिन डिफरेंट वैल्यूज देने से ये लाइन जो है ना, इसका स्लोप नहीं चेंज हुआ, सिर्फ क्या हुआ, ये डिस्प्ले होती गई। यानी इस लाइन ने, आप इस तरह से समझे ना कि ये आपके पास क्या है, एक प्लेन है ना, आप वहां से एक लंबा सा रोलर लेकर आए, ठीक है, कलर कर रहे हैं फर्स्ट वाले, बड़ा फैंसी, ये बिल्कुल स्मूथ है, और एक बड़ा सा है, रोलर फेर रहे हैं आप यहाँ से वहां तक, तो क्या हो जाएगा, पूरा प्लेन क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा ना।
आप ये भी कह सकते हो कि एक लाइन ने पूरा कलर कर दिया, यहाँ पर भी यही हो रहा है, एक लाइन ने पूरा प्लेन बना दिया। क्लियर होगी ना ये बात? नीचे लिखा हुआ है बॉटम लाइन, कॉलम्स ऑफ ए स्पैन अ प्लेन इन आर क्यूब थ्रू ओरिजिन। देखिए अब ये स्टेटमेंट जो है ना, ये रिवर्स है। मैंने आपको बताया ना, अब हम यहाँ पहुंच गए कि हम कभी बात करते हैं सिस्टम की, कभी हम बात करते हैं स्पैन की। अब इसको उल्टा सोचें, अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो केस है ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये है कि फिर बी जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन या स्पैन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए है। यहां पे मतलब ये है कि अगर आप यहां से बी उठाएंगे ना इस प्लेन से, तो वो ए का एक स्पैन में आएगा। ये लिखा है ना, कॉलम्स ऑफ ए स्पैन अ प्लेन इन आर क्यूब थ्रू जीरो। कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं? इसी प्लेन की जो भी बनाया है ना हमने इसी प्लेन की बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके जी, चलें आगे। ऑलराइट, आगे आते हैं जनाब। अच्छा, अब एक जरा बात सुनिएगा और से। हमने एक सिस्टम बना लिया, हमने जनाब वाली देख लिया एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस, नॉन यूनिक। आगे जाने से फिर एक ये आ गया, कौन सा आ गया? स्पैनिंग आ गया। फिर ये आ गया कि एक सिस्टम जो कि सिस्टम नहीं था, फैमिली ऑफ सिस्टम था, उसके बाज मेंबर जो है ना ए का स्पैन थे, बाज मेंबर क्या है? ए के स्पैन नहीं थे। अच्छा, अब एक ऐसी जगह जाते हैं, एक ऐसे ए की तरफ जाते हैं कि आप ए एक्स इजिकल टू बी रखें और वो सॉल्व हो जाए हर बी के लिए, सॉल्व हो जाए हर बी के लिए। इस केस में ऐसा नहीं हुआ, इस केस में उस बी के लिए सॉल्व हुआ जिसमें b3 बराबर क्या था? 2b1, अदरवाइज नहीं हुआ था। तो अब इमेजिन करें वो सिचुएशन, एक ऐसा ए है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए को आपने वही नंबर दे दिए, वो फिक्स है, लेकिन बी वही वेरिएबल है, लेकिन जो भी बी डालें वो सॉल्व हो जाता है। तो इसका फिर उल्टा भी तो कह सकते हो कि वट एवर बी आई पिक इट इज ए स्पैन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। दैट मीन्स के कॉलम्स ऑफ ए स्पैन होल ऑफ R3। इस केस में नहीं है, बार बार जोर दे रहा हूं, इस केस में नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसा सिस्टम होता, बल्कि सिस्टम भी नहीं कहो, ऐसी फैमिली ऑफ सिस्टम होती, ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए इज फिक्स, बी इज वेरिंग, एवरी बी के लिए सोल्यूशन है, तो हम कह सकते थे कि कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर क्यूब। इसलिए कि वो बी जो है वो आर क्यूब का कोई भी मेंबर्स था, सिस्टम क्या हो रहा था? सॉल्व हो रहा था। ओके, तो यही चीज जो है ना आपको अगले पेज पे नजर आएगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके जी, इंस्टेट, ठीक है, डेफिनेशन सही है ना। चलें, देखिए ना, ये वही 3 लाइन है ना जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझा दी हैं। Instead, if any be in R cube, not just those lying on a particular line or plane, ये पिछले एग्जाम्पल रेफर कर रहा है, can be expressed as a linear combination of the columns of A, then we say that columns of A span R cube. और ये वो डेफिनेशन आ गई। We say that the columns of A span RM, असल में M हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि जरूरी नहीं है आप R2 में हो, आप R3 में, M anything is if every vector B in Rm is a linear combination of A1 and AP. तो अगर अगर हर B जो है वो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के तौर पे लिखा जा सकता है, तो हम कह देंगे कि ए के जो कॉलम्स हैं उनका जो स्पैन है वो किसके बराबर है? RM के बराबर है। ठीक है, बार बार जोर दे रहा हूं, जो पिछला वाला केस था उसमें कॉलम्स स्पैन नहीं कर रहे थे किसको? R3 को, इसलिए कि वो जो एक प्लेन था ना, वो वाले तो स्पैन में थे ए के, लेकिन जो इसके नीचे ऊपर थे दे वर नॉट पार्ट ऑफ द स्पैन। ओके जी, अब जरा थ्योरम देख लेते हैं, फिर इसका प्रूफ भी देखेंगे। प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा प्रूफ नहीं है इसमें, है तो बहुत, लेकिन मैं नहीं कराता हूँ, प्रैक्टिकल रखता हूँ, लेकिन इसका प्रूफ थोड़ा सा करेंगे। अब देखें, एक बात जरा मुझे पहले बताइए,
आप ये बताएं कि डिस्क्रीट मैथ आपने यकीनन पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आप में से किसी को पढ़ाया था डिस्क्रीट मैथ या नहीं? तो ये तो यार सेकंड सेमेस्टर में होता है। इकोनॉमिक्स में मेरा ख्याल है शायद डिस्क्रीट मैथ थर्ड में है या फर्स्ट में। अरे पहले जमाने में तो होता था, ये क्या कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथ के साथ चल। अच्छा नहीं, वो मैं समझ गया, असल में एक और भी तो फ्लेवर आ गया, एक इको मैथ है, एक इकोनॉमिक्स है, तो आप सिर्फ इकोनॉमिक्स के हैं? अच्छा ठीक है, चलें आपने तो, आप तो हैं मैथ से डर गए यार, मैथ तो जिंदगी है, मैथ के बगैर तो कुछ भी नहीं। चलें, आपने मुझसे नहीं पढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये तो पता है इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, लॉजिकल इक्विवेलेंट, ये डिस्क्रीट मैथ में पढ़ाया जाता है। ये डिस्क्रीट को भी छोड़ो यार, मैं खामखा डरा रहा हूँ, कॉमन सेंस है, क्या मतलब है? नहीं दोनों नहीं, ये फॉलोइंग लिखा है, चारों की बात करें आप। हाँ आप बताओ क्या कह रहे हैं, क्या मतलब है इसका? बराबर का मतलब यही हुआ ना, या तो चारों ट्रू है या चारों फॉल्स हैं, बस ये है थ्योरम। कहने का मतलब ये है कि ये जो चार स्टेटमेंट लिखी हैं, या तो ये चारों की चारों ट्रू है या चारों की चारों फॉल्स है। इसका फायदा ये होगा कि फर्ज कर लें हमें प्रूफ करना है डी, लेकिन हमें ए आसानी से समझ में आ रहा है, आसानी से प्रूफ या डिसप्रूफ हो रहा है, तो हम ए को कर लेंगे। अगर ए प्रूफ हो गया, यानी अगर ए ट्रू है तो डी भी ट्रू होगा, और अगर ए फॉल्स है तो डी भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसकी बस ये मतलब है, यूटिलिटी है कि चारों पॉइंट्स या तो ट्रू होंगे या चारों फॉल्स होंगे। अगर किसी एक का जवाब देना है और उसका डायरेक्ट आपकी नहीं समझ में आ रहा, दूसरा कोई पार्ट समझ में आ रहा है, तो उसको पकड़ लें आप, जो उसका कंक्लूजन है वो इसी का कंक्लूजन होगा। नहीं, ऑलराइट, तो पहली स्टेटमेंट, फॉर ईच बी इन आर एम द इक्वेशन एक्स बी हैज ए सोल्यूशन। पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये एक थ्योरम है। अभी हमने क्या कहा कि चारों या तो ट्रू होंगी या फॉल्स होगा, तो चलिए इससे ले लेते हैं, ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अब मुझे ये बता दो, अभी पिछले पेज पे जो हमने किया है, उस एग्जाम्पल में ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है, क्यों? इसलिए कि वहां पे ऐसे बीज मौजूद थे जहां पे सिस्टम सॉल्व नहीं हुआ, ऐसे भी थे जिसपे सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ तो आल लिखा हुआ है ना, ईच। तो ये स्टेटमेंट पिछले केस में फॉल्स हो चुकी है, इसका मतलब है बाकी तीनों भी पिछले केस में फॉल्स होंगी। अब जरा पढ़ के देख लेते हैं, दूसरा क्या है, ईच बी इन आर एम इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम्स ऑफ ए। रॉन्ग हो चुका है ना, वहां पे भी आप ही ने तो बताया था, वो क्या था, 305, वो एक ऐसा बी था जो लीनियर कॉम्बिनेशन ही नहीं था, वो जरूर था 306, 305 नहीं था, तो ये भी वहां पे फॉल्स हो चुकी है। सी क्या है, कॉलम्स ऑफ ए स्पैन आर एम, ये भी वहां पे फॉल्स हो चुकी है। हमने देखा था कि अगर प्लेन के अंदर से कोई लेंगे तो वो स्पैन होगा, बाहर से लेंगे तो नहीं होगा, तो ये भी हो चुका है फॉल्स। ए हैज ए पिवट पोजीशन इन एवरी रो, ये भी फॉल्स हो चुका है। अगर आपने देखा होगा ना, पिछली केस में आखिरी रो में सब जीरो आए थे एक्सेप्ट लास्ट, लेकिन लास्ट तो ए का पार्ट ही नहीं था ना, वो तो बी का पार्ट था, लेकिन उसके सारे तीन नंबर क्या हो गए थे आखिरी रो के, याद है, 0 0 0। तो इसका मतलब है इस स्टेटमेंट को आप अच्छी तरह समझ गए पिछले एग्जाम्पल में, ठीक है। तो अब इसका, अब एक और भी मसला है, मसला ये है कि ये सब जो है ना, ये सब आसानी से समझ में आ रहा है, ये भी आसानी में समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मसला ये होता है कि ये और ये जरा ट्रबल करते हैं कि ए एंड डी कैसे इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। तो अब हम सिर्फ यही प्रूफ करेंगे कि अगर ए ट्रू है तो डी ट्रू है, या डी ट्रू है तो ए ट्रू शो कर देंगे, या डी फॉल्स है तो फॉल्स, बाकी सारे अंडरस्टूड हैं। तो मेरे ख्याल अगले स्लाइड में पहले ये शुरू कर रहा है डी ट्रू से, और ए को ट्रू बता रहा है, फिर शुरू कर रहा है डी फॉल्स से, और ए को फॉल्स बता रहा है। तो क्लियर समझ गए ना अगली स्लाइड में क्या होने वाला है। ओके, ऑलराइट, आउटलाइन ऑफ द प्रूफ। ओके जी, ठीक है। ये वही बात है जो मैं थोड़ी देर पहले कही थी, ए बी सी आर लॉजिकल इक्विवेलेंट, वो समझ में आ रहा है, सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है ए एंड डी का कनेक्शन क्या है। तो आपने क्या किया, कंप्लीट नीड टू शो दैट ए इज ट्रू व्हेन डी इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स व्हेन डी इज फॉल्स। तो हम सपोज करते हैं डी इज ट्रू, ठीक है। अब मुझे बता दें क्या मतलब है, डी क्या था, ए हैज ए पिवट पोजीशन इन एवरी रो, यही था ना डी।
यानी कहने का मतलब है कि आप जब इसको इधर ले जाएंगे, देखिए आपने 20 हाथ में रखा हुआ है, लेकिन कंसंट्रेट किस पे करेंगे, आप ए पे करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि जब आप यहां पहुंचेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, नहीं नहीं, आप जरा डी को पढ़े ना, मैं देख रहा हूं। ए हैज ए पिवट पोजीशन इन एवरी रो। इसका मतलब ये है कि जब आप यू बनाएंगे ना तो इसको छोड़ दें, यहां पर भी पिवट एलिमेंट होगा, बल्कि हर में होगा, हैज ए पिवट पोजीशन इन एवरी रो। ये ट्रू मान रहे हैं ना। इसका मतलब है कि ये वाला जो है ना आपके पास, इसमें तो कभी पिवट एलिमेंट आएगा ही नहीं, इसमें राइट हैंड साइड में। सो देयर इज नो पिवट एलिमेंट इन द लास्ट कॉलम ऑफ डी। और यही तो फिर ए ट्रू हो गया। आप जरा पढ़ो ए क्या लिखा हुआ था। फॉर ईच बी इन आर एम द इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन। ट्रू होगी ना, इसलिए कि जब लास्ट कॉलम पिवट कॉलम नहीं है तो वो सिस्टम क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। तो इसका मतलब ए ट्रू हो गया। ठीक है, अब आप दूसरा केस लेते हैं। दूसरा क्या है, सपोज डी इज फॉल्स। ठीक है, मेरे ख्याल है मेरे पास ये पूरा नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ तक तो हम कर चुके हैं ना, ये तक कर चुके हैं, तो जरा इसको मैं आगे ले जाता हूँ। ओके जी जनाब, हम यहाँ तक कर चुके थे। अब क्या लें, सपोज डी इज फॉल्स। इसका मतलब ये होगा ए हैज ए पिवट पोजीशन इन एवरी रो। ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि एक रो ऐसी होगी जिसमें पिवट नहीं होगा। एक की बात कर रहा हूँ, आगमेंटेड की नहीं कर रहा। अच्छा, अगर एक रो ऐसी है एक ही जिसमें नहीं है पिवट, तो सबसे एंड में आएगी ना, इसलिए कि सारी जीरो वाली रो इक्लोन फॉर्म के हिसाब से वो रो कहाँ आएगी, एंड में आएगी। तो ये जुमला सही है, सपोज डी इज ए वेक्टर। अच्छा, इसको अब जरा थोड़ी देर के लिए आप, मेरे ख्याल इसमें कुछ करेक्शन भी मैंने कराई थी, अगर आपको याद हो। ये वाला डी नहीं है, सिर्फ यू है। ठीक है, चले जनाब। अच्छा, देन द लास्ट रो ऑफ यू डी कंटेन्स ऑल जीरोस। यू की रोज देखें, डी को आप छोड़, बी को छोड़ दें, बी असल में डी बन गया ना। मैं जरा इस तरह से बताता हूँ आपको। आपके पास शुरू में क्या था, ए बी था ना, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स थी ना। एंड में जाके क्या बन गया, ये यू बन गया, ये कोई डी बन गया। ठीक है, सही है। तो ये तो, इसमें तो एक रो क्या है, जीरो है ना, इसलिए कि हमने डी को फॉल्स किया है ना। डी डी ये कहता है ए हैज ए पिवट पोजीशन इन एवरी रो। हमने फॉल्स ले लिया, तो इसका मतलब इसकी लास्ट रो में क्या हो जाएगा, सारे जीरोस आ जाएंगे ना। अब आप एक काम करें, अब आप यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो इमेजिन करें कि यही वाला यू है, मतलब जो ऑपरेशन के बाद आया है, और डी को आप ले लें, सारी चीजें जीरो जीरो कर दें, आखिर में वन रख लें, तो ये वाला सिस्टम जो है इसका सोल्यूशन होगा। तो हमने बनाया ही है ना, आखिरी रो सब जीरो है, इधर वन है तो नहीं है। अब आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि जो ऑपरेशन आपने ए से यू में आने के किए थे ना, आप यू से ए में चले जाएं। तो जब इसका नहीं है तो ऊपर वाले का भी तो नहीं होगा, सिस्टम क्या इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब है कि ये ए भी फॉल्स हो गया, इसलिए कि ए क्या लिखा हुआ है, फॉर ईच बी द इक्वेशन हैज ए सोल्यूशन। तो बस यही कहानी है इसकी। रो ऑपरेशन रिवर्सेबल, यहां से जो है ना, अब आप इसको ऊपर ले जाइए, सो ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, सो ए इज फॉल्स। ओके, ये अच्छा थ्योरम थी, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ रहा था। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं जनाब, आगे की तरफ चलते हैं आगे की तरफ। अतीक, कितने बच्चे बैठे हुए अपने घरों में, देखना देना। 17 14 है, मतलब है कि मैक्सिमम 14 हो ना, आधे तो सो रहे होंगे ऑन करके सिस्टम। हाँ भाई, सुन रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ, आधे सो रहे होंगे। इज दिस राइट स्टेटमेंट? यस सर। अच्छा, आप जागने वालों में से हैं, चलो शुक्र है कोई तो जाग रहा है। ओके जी, सो राइट, चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए। ओके, अच्छा, अब जो पता है क्या हो रहा है, मुझे आपको बताया था ना कि हर थ्योरम का एक पर्पस होता है। तो पिछली थ्योरम का पर्पस ये था कि 4 स्टेटमेंट है, अगर आपसे कोई एक पूछे सवाल कि ट्रू है या फॉल्स है, और वो इस थ्योरम का पार्ट है, और आप उसका डायरेक्ट जवाब आपको नहीं आता, तो बाकी 3 पार्ट देख लें कि जो उनका नेचर होगा वही इस क्वेश्चन का नेचर होगा। ओके,
चलिए जनाब, राइट, ये रहा सिस्टम। क्वेश्चन क्या है? इज द इक्वेशन कंसिस्टेंट फॉर ऑल पॉसिबल बी? इसको पता आप क्या करें? आप इसको इस तरह से देखें, जब मैं इस सिस्टम को बल्कि ऐसा करो यार, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लो, क्या हो जाएगी? यहाँ ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा, ठीक है? सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं इसको क्या करूंगा? इसको इकोलोन फॉर्म में ले जाऊंगा ना। तो आप मुझे बताइए कि इकोलोन फॉर्म में जब ये पहुंचेगी, ये पार्ट जो है ना बी का है, ये ए का है, तो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें कोई नॉन जीरो एलिमेंट आएगा? नहीं सर, वजह बताओ। क्योंकि एटमोस्ट 2 पिवट हो सकते हैं। हाँ देखें, वो जो ए है ना, उसमें 2 कॉलम्स हैं, तो पिवटिंग में हमें पता है कि हर रो में एक होता है, हर कॉलम में एक होता है। तो अगर आप ये कहते हैं कि लास्ट रो में पिवट है, तो इसका मतलब है पीछे में तो होगा ना, ये तो रिड्यूस इकोलोन फॉर्म है ना, इकोलोन फॉर्म है, इसका मतलब है इसमें नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे पिवट? 2 होंगे, एक भी हो सकता है लेकिन 3 नहीं हो सकते। मतलब कहने का ये हुआ कि एवरी रो डजंट हैव ए पिवट। तो आपका ये जो डी पार्ट था ना, वो फॉल्स हो गया। डी में ये लिखा है ना, ए हैज ए पिवट रो इन एवरी रो, तो यहाँ तो नहीं है। इसका मतलब है पहला भी फॉल्स हो गया। और ये पहला वाला क्वेश्चन था कि इज सिस्टम कंसिस्टेंट फॉर ऑल पॉसिबल बी? नो, नहीं हो सकता भाई। ये तो हो गया जनाब सवाल। बस ये लिखता जाओ ना, ए हैज ओनली, क्या लिखूं यहाँ पे? 2 columns and therefore has a at most 2 pivots. Since A does not have a pivot in every row, AX is equal to 0 is not consistent for all possible B. थ्योरम 4। इसी का जवाब चाहिए था ना, कंसिस्टेंट। लेकिन हमने इसको बजाय उसके जवाब देने के हमने क्या किया? वो क्लेवर आइडिया यूज किया कि हमने ये देखा कि ए के अंदर 3 रोज हैं लेकिन पिवट 3 नहीं है। अच्छा चल, ये तो अब आंसर हो गया, लेकिन अब ज्योमेट्रिकली बताओ कि ये क्या खेल खेल रहे हैं? व्हाट डज इट मीन? ये साहब इसका आंसर नहीं है, क्या वजह है? ज्योमेट्रिकली बात कर रहा हूँ, थ्योरम के हिसाब से तो हो गया, ज्योमेट्रिकली बताओ मुझे जरा। ज्योमेट्रिकली अब मेरा ख्याल है आप थोड़ा देर लगाए, मैं बताता हूँ। देखें, एक वेक्टर है 135, सही है? दूसरा वेक्टर क्या है? 246। ये दोनों मिलकर जो है ना एक प्लेन बनाएंगे। जब भी 2 नॉन पैरेलल वेक्टर होते हैं ना, वो हमेशा क्या बनाते हैं? एक प्लेन बनाते हैं। अच्छा, अगर सोल्यूशन है तो इसका मतलब है बी प्लेन में होगा, सही है ना? और अगर सोल्यूशन नहीं है तो बी प्लेन में नहीं होगा। तो यहाँ मुमकिन ही नहीं है कि आप पूरी 3 डायमेंशन को 2 वेक्टरों के कॉम्बिनेशन के तौर पर लिख सकें, इसलिए कि 3 डायमेंशन में तो वेक्टर क्या होंगे? ये जो प्लेन बन रहा है ना, इसके ऊपर भी होंगे, इसके ऊपर भी होंगे और इसके नीचे भी होंगे। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि यू कैन नॉट हैव होल R3 बाय द स्पैनिंग ऑफ 2 वेक्टर्स। मिनिमम कितने चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे, लेकिन वो 3 भी एक खास क्वालिटी रखेंगे। भाई ये 3 का मतलब है, चले मैं बता दूं, आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। मैंने एक और वेक्टर डाल दिया यहाँ पे, 2 6 10, 3 बना दिए ना मैंने। मगर ये तो तीसरा, ये तो मैंने एक हरकत की थी, ये इसका क्या था? ट्वाइस। तो ये तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं ना, मतलब ये 3 भी कहाँ है? इस प्लेन में ही आ जाएंगे। तो मिनिमम 3 होने चाहिए, किस बात के लिए? टू स्पैन R3, बट वो तीनों क्या होने चाहिए? एक खास क्वालिटी रखे जो एक दूसरे को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट हो। ये भी बड़ा कंसेप्ट है, आगे आएगा। कौन सा? इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट का। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया ना ये वाली एग्जांपल। अच्छा, एक और एग्जांपल भी है इसी स्पिरिट में, हम आगे की तरफ चलते हैं। दूसरी एग्जांपल, चलें जी दूसरी तरफ चलते हैं। ओके, ये आ गया जी नंबर 9। ओके, थोड़ा सा छोटा करते हैं, सही है। ओके जी, चलिए आप डू दी कॉलम्स ऑफ ए, क्या है? 1 2 0 2 4 3 3 6 9 स्पैन R3।
इसमें आप वही करें कि वो जो इजी पार्ट होता है ना, कौन सा वाला, कि ए में पूरे रोज में हैं, मतलब सारी रो में पिवट है या नहीं है, वो कर लें आप। तो इसमें आप ए को लेकर इकोलोन फॉर्म की तरफ चलें, तो क्या होगा स्टेप? -2r1, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है पहला तो एज इट इज लिख दूं मैं, दूसरा क्या हो जाएगा? अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। चौथा आइटम क्या था थ्योरम का? सवाल था, क्या सवाल था? मतलब स्टेटमेंट ये थी कि ए हैज ए पिवट पोजीशन इन एवरी रो, वो फॉल्स हो गया ना, इसका मतलब बाकी सब भी फॉल्स हो गए, तो लिहाजा वो भी फॉल्स हो गया, बी पार्ट नहीं, सी पार्ट फॉल्स हो गया। दी कॉलम्स ऑफ ए स्पैन R3, यही तो पूछा था उसने, कॉलम्स ऑफ ए स्पैन R3, तो चूंकि चौथा फॉल्स हो गया लिहाजा तीसरा भी फॉल्स है, तो नहीं है। असल में ये जो एग्जाम्पल है ना, ये वही है जो मैंने पिछले पेज पे दी थी ना, दो रखकर है, एक तीसरा किसी का मल्टीपल ले लिया था ना, तो यहाँ पे बताओ तो वही तो है, कौन किसका मल्टीपल है? ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, अब ये बताएं, मैंने वो एग्जाम्पल तो ये दी थी ना, एक कॉलम दूसरे का मल्टीपल, तो यहाँ तो रो हो गई है। असल में एक और भी तरीके, एक और भी रिजल्ट है कि अगर रो मल्टीपल है ना, तो उसमें एक कॉलम भी होगा, चाहे वो नजर ना आए। इस केस में नजर नहीं आ रहा ना कि कौन किसका मल्टीपल है। अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि डिपेंडेंट के लिए मल्टीपल हो, ये भी हो सकता है कि एक वेक्टर जो है ना कॉलम, बाकी दो का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाए, तो वो भी हुआ, वो भी फिर डिपेंडेंट के केस में जाएगा। तो इस केस में बज़ाहिर नहीं नजर आ रहा, लेकिन रो तो है ना, तो फिर कॉलम भी होगा ना, ठीक है। अच्छा, अनदर मेथड ऑफ कंप्यूटिंग AX, चलें खैर आप देख लीजिएगा, जो आपके पास कॉपी है पायरेटेड या जो भी है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसलिए कि वैसे ही हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की दो मेरा ख्याल है डिस्कनेक्ट पता नहीं है। नहीं नहीं, अब हो गया, अब यहाँ देख लो, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। हाँ, ये हम देखना चाह रहे थे, ये जो थ्योरम है इसमें कोई खास बात नहीं है भाई। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही है अब? सर हेलो, अब सही। ठीक है, वेरी गुड, ओके, आ रही है। तो हम ये बता रहे हैं आपको कि इसका मतलब ये होता है कि आपने पहले दो वेक्टरों को सम करना है, बाद में मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर क्या है, पहले आपने अलग अलग मतलब है मल्टीप्लाई करना है ना, ए को यू से, बाद में सम, दोनों चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। और यही हाल यहाँ पर है, यू एक वेक्टर है, सी एक स्केलर है, ए एक मैट्रिक्स है। तो पहले आप यू का सी टाइम्स करके ए से मल्टीप्लाई कर लें, या ए यू के बाद उसको सी से मल्टीप्लाई कर लें, सो थिंग्स आर सेम, ठीक है। ओके जी, अभी हमारे पास आज काफी बरकत है टाइम में, राइट। तो हम 1.5 की तरफ जाते हैं, वो इसके साथ ही है, आर्टिकल 1.5, ओके।
चलिए अच्छा हो यार, खुदा खुद रेड हो गया, अच्छा होता है रेड। ओके जी, अब हमने क्या करना है, शेयर, दूसरा शेयर करना है ना, जिसका नाम है 1.5। ओके 1.5 डॉक्यूमेंट्स डिवाइस डाउनलोड, किधर गया डाउनलोड भाई, 1.5। ओके जी, ऑलराइट। अच्छा जी, थोड़ा सा जरा रिवीजन कर लें। एक चीज होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ठीक है, क्या होती है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये हम अभी तक करते आए ना, ये आर्टिकल 5 है ना, 4 आर्टिकल में यही करते आए ना, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स बी क्या है गिवन, कोई पाबंदी तो नहीं है ना कि अगर मैं ये सिस्टम सॉल्व करने बैठ जाऊं, जीरो, ये भी उसका पार्ट है ना। चूंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसीलिए इसको एक खास नाम दिया जाता है, क्या नाम है, होमोजेनियस सिस्टम, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है फिर ये वाला क्या हो गया, आप इसको नेगेशन लगा दो ना यार, इनहोमोजीनियस भी कह दो, नॉट होमोजीनियस भी कह दो, जो मर्जी है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ना कि बी जीरो होगा या नॉन जीरो होगा, हम तो सिर्फ क्या कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। लेकिन अगर ये पता चल जाए कि बी डेफिनेटली जीरो है तो होमोजीनियस बन जाएगा, और अगर ये पता चल जाए कि नहीं बी का एक कंपोनेंट डिफरेंट फ्रॉम जीरो है तो वो इनहोमोजीनियस रहेगा। अच्छा, अब ये वाला जो केस था ना, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज होती थी, जरा रिपीट करें क्या क्या होती थी। मैं इसको हमेशा इस तरह से लिखता हूं, मजा आता है बोलने में भी कहने में, 0 1 इंफिनिटी, यूनिक। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है, इस केस में मैं आपको हिंट देता हूं, 3 लाइनें नहीं निकलेंगी, 2 निकलेंगी। कौन सी नहीं निकलेगी यहां से, कौन सा कंक्लूजन यहां हमेशा नहीं होगा, नो सोल्यूशन वाला, वजह, हाँ वजह यह है कि आपने कुछ करे ना करे, आपको नजर आ रहा है कि अगर मैं इस x को 0 रख दूं तो मेरे पास सोल्यूशन आएगा, नजर आ रहा है ना, मतलब देखें, एक तो होता है ना सोल्यूशन निकालना, वेरीफाई करना, या तो जरूरत ही नहीं निकालने की, 0 तो बना बना है सोल्यूशन। तो इस केस में आपके पास सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, 1 एंड इंफिनिटी, ठीक है। अब आप कहेंगे साहब ये इंफिनिटी नहीं समझ में आई, 1 तो समझ में आ गया इसलिए कि 0 सोल्यूशन है, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 सोल्यूशन का मतलब है कि जब हम इंफिनिटली की बात करेंगे ना, 0 वहां भी होगा, लेकिन अगर सिर्फ एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना, सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है, तो बस फिर यही होगा, क्या, 0। ये बात समझ में आ रही है ना, ए एक्स इजिकल टू 0, या तो एक सोल्यूशन होगा या इन्फिनिटली मेनी। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि 0 इज ऑलरेडी ए सोल्यूशन, तो अगर एक सोल्यूशन है तो वो सिर्फ 0 ही 0 होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इन्फिनिटली मेनी है तो भाई 0 तो पहले से पता है ना, तो इन्फिनिटली मेनी में 0 सोल्यूशन भी होंगे और नॉन 0 भी। इसीलिए इसको बड़ा इंपॉर्टेंट नाम दिया जाता है, 0 सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, ट्रिवियल सोल्यूशन। ये रहा, ये देखें क्या लिखा हुआ, ट्रिवियल सोल्यूशन। तो 0 इज ऑलवेज है ट्रिवियल सोल्यूशन। अब एक और चीज मुझे बता दें, मेरे ख्याल है थोड़ा सा इसको और छोटा कर लें ताकि ये जो नीचे से एक चीज नहीं नजर आ रही ना वो भी नजर आ जाए। ओके, अब मैं सारा क्लीन अप कर देता हूँ पहले। ये बातें क्लियर हो गई थी ना थोड़ी देर पहले कि ये जो है 0, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0, ये क्या है, सिस्टम का मैं सुनो ट्रिवियल होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसने ये वाला एक सिस्टम और दिया हुआ है, वेरीफाई कर लो, 0 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 आ गया ना, सोल्यूशन है ना। लेकिन अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर आप थोड़ा सी मेरी हेल्प करें, जरा सोचें, आप इसमें मुझे नॉन जीरो सोल्यूशन भी बता सकते हैं, इसमें ये जो सिस्टम लिखा हुआ है 10 और -1, यू मीन ना, सही है ना, 10 और -1 आपका मतलब था, 10 और -1। देख लो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, 10 -10 इज
0 और नीचे क्या हो जाएगा 20 और -20। तो आपने बिल्कुल सही कहा। आप जरा देखें, आपके साथ साथ चलते हैं। आपने कहा 0 0 भी सोल्यूशन है, और आपने कहा 10 और फिर आपको ये भी पता है कि इसमें 1 और इन्फिनिटी का केस है, 2 वाला केस नहीं है। आपने तो 2 सोल्यूशन बताए ना, 0 0 और 10 -1। मतलब सिर्फ ये है कि आप कहें सर आप जरा सब्र तो करें, मैं और बता रहा हूँ मैं यहीं पे नहीं रुक रहा। या तो 0 0 सोल्यूशन होगा, अगर 0 0 के अलावा भी कुछ है तो फिर इन्फिनिटली में नहीं। तो इसमें बताओ ना यार, 2-3 तो और बताओ। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही है एग्जैक्टली। बल्कि आप इस तरह कर लो ना यार, 0 को भी छोड़ो, 10 माइनस -2। नहीं 10 -1 अल्फा टाइम्स 10 -1 इज ए सोल्यूशन। अगर अल्फा 0 है तो वो ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया। अगर अल्फा 1 है तो जो भी आपने बताया 10 -1। अगर अल्फा 100 है तो ये क्या हो जाएगा 1000 एंड -100। तो आपकी समझ में आ गई ना बात के, अगर ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा कुछ है तो फिर वो बहुत कुछ है, इन्फिनिटली में नहीं है। अब ये पता कैसे चलेगा कि इसका ट्रिवियल सोल्यूशन के अलावा कुछ है या नहीं है? उसका जवाब देगा कोई? आपको पता है ऑलरेडी। इसलिए देखें ax इजिकल टू 0, भाई जो ax इजिकल टू b की थ्योरी है वो सारी चलेगी ना इसमें। सिर्फ ये है कि b क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर ax इजिकल टू 0 का इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो इसका मतलब है ax इजिकल टू b वेयर b 0 हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट कॉलम जो है वो पिवट कॉलम, खैर लास्ट कॉलम पिवट कॉलम तो यहाँ कभी भी नहीं होगा। अच्छा ये बताओ यहाँ पर ये कैसे देखें, अभी हमने बताया ना कि ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा। तो इस केस में आप बता सकते हो x इज इक्वल टू 0 व्हाई लास्ट कॉलम विल नेवर बी ए पिवट कॉलम। आप समझ रहे हो ना, मतलब समझ रहे हो ना, एक दूसरे एंगल से देख रहे हैं। दूसरा एंगल क्या है, हमने ये कह दिया ना कि ये हमेशा कंसिस्टेंट होगा। इसका मतलब है कि लास्ट कॉलम कभी पिवट कॉलम नहीं होगा। तो अब जरा ये सोचो ना कि क्यों नहीं होगा इस केस में। एग्जैक्टली इसलिए कि आप शुरू में बी को क्या रखोगे 0 0 0। आप जितने मर्जी ऑपरेशन कर लो वो 0 0 कभी नॉन जीरो होएगा ही नहीं ना, लिहाजा उसमें कभी पिवट कॉलम आएगा ही नहीं। पिवट कॉलम के लिए क्या जरूरी है, नॉन जीरो। ये क्लियर हो गया ना? ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरी तरफ। अगर इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन है तो इसका मतलब है सिस्टम में एक फ्री वेरिएबल होगा, कम से कम क्या होगा, एक फ्री वेरिएबल होगा। इस केस में तो है ना फ्री वेरिएबल, बताओ क्या है। ये देखो 1 2 10 20 0 0, ठीक है। एक ऑपरेशन बताओ 1 10 0, क्या करूं, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1, क्या हो गया ये। तो ये वाला जो कॉलम है ये नॉन पिवट कॉलम हो गया ना, तो x2 फ्री हो गया ना, x2 इज फ्री। इसका मतलब ये हो गया फर्दर कि ये वाला जो सिस्टम है ना, ये बन गया है, क्या बन गया है, x1 प्लस 10 x2 इज इक्वल टू 0। सही है, इसका मतलब x1 किसके बराबर आ गया, माइनस 10 x2 एंड x2 इज फ्री। ठीक है, तो ये वाला जो सोल्यूशन आया है ना, ये x2 की कौन सी वैल्यू रखने से आया, जरा सोच के बताइएगा। -1 रखने से आया, बिल्कुल सही है। जब आपने x2 को -1 रखा तो x1 क्या हो गया, 10 हो गया। तो बस कहानी बस इतनी सी है कि इसके ये जो सिस्टम है ना, इसके जो सोल्यूशन है ना, वो 10 -1 के मल्टीपल है ना। और ये 10 -1 पता कैसे आया था, ये वैसे ही आया था, x2 को 1 रख दिया था और x1 क्या हो गया था, सॉरी x2 को -1 रख दिया था और x1 क्या हो गया था, 10 हो गया था। तो बिल्कुल मतलब अब इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन चूंकि एक खास कहते हैं ना खास स्पेशलिटी थी कि इसमें नो सोल्यूशन वाला केस नहीं होगा, इसीलिए हमने इसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्योंकि B0 है लिहाजा नॉन नहीं होगा, लिहाजा सिर्फ क्या होगा, बस वो 2 केस रह जाएंगे। यानी पहले भी तो यही होता था ना कि आप यहां से शुरू करते थे, आप 2 लाइनें खींचते थे, एक कंसिस्टेंट और दूसरा क्या, नॉन कंसिस्टेंट। ये वाला तो खत्म ही हो गया ना, नॉन कंसिस्टेंट। आगे फिर आप 2 लाइनें फर्दर ड्रॉ करते थे, यूनिक एंड नॉन यूनिक। और ये यूनिक एंड नॉन यूनिक की फिलॉसफी वही पुरानी है कि अगर सिस्टम में फ्री वेरिएबल होगा तो नॉन यूनिक हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है मैं यहीं पर एक और छोटी सी एग्जांपल करता हूँ इसके अलावा।
ताकि फिर आगे जाके मजीद समझ में आए। फर्स्ट कर ले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये वाला सिस्टम जो है इसकी नेचर क्या है? x1 plus x2 is equal to 0 and then I say x1 plus 2x2 is equal to 0. ये तो हमें पता है कि साहब सोल्यूशन तो होगा, हमें ये भी पता है 0 0 इज अ सोल्यूशन है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 0 0 के अलावा भी कुछ है, यानी दूसरे लफ्जों में हम ये देखना चाह रहे हैं क्या कोई फ्री वेरिएबल है। अच्छा, अब आमतौर पर पता है क्या करते हैं, इसमें आप लिखें 1 1 1 2, ये जो 0 0 है ना, आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक फर्क पड़ेगा। मैं बताऊं क्या फर्क पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। जब आप यहां पहुंचोगे ना, तो आप पता क्या करोगे, आप मिस्टेकनली इसको राइट हैंड साइड मान लोगे, जो पुरानी आदत है। हालांकि ये राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हैंड साइड क्या है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भुलक्कड़ है ना मेरी तरह से, तो आप 0 को लेके चलें, वरना आप पूरा सही करोगे, एंड में जाके जो लास्ट कॉलम होगा उसको बी डिक्लेयर कर दोगे, आंसर कुछ का कुछ आ जाएगा। हालांकि लास्ट कॉलम शुरू में भी 0 था और आखिर में भी 0 है। ओके, तो अब बस बता दो, अब बताओ एक ऑपरेशन बताओ जल्दी से। तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना इसका। अच्छा, इसको आप ऐसा करो, कोलोन से रिड्यूस से कोलोन में ले जाओ, क्या हो जाएगा? 0 1 1 0। अब याद रहे राइट में 2 0 लगे हुए हैं, तो ये सिस्टम क्या है? x1 इज, बताओ ना, x1 इज 0 और x2 क्या है? x2 भी 0 है। कुछ है आपके बस में? पिछले केस में तो बस में था ना, आपका एक फ्री वेरिएबल था, तो जब बस में नहीं है तो बस फिर बस में बस नहीं है, तो फिर यही है 0 0। तो वो बात आ गई कि होमोजेनियस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन होगा अगर ए में कोई पिवट रो ना हो। ए में बी का कोई खेल नहीं है, ठीक है? और अगर ए में कोई पिवट रो आ गई, मैं क्या कह रहा हूं यार, नॉनसेंस। अगर ए में जो है वो कोई 0 रोज नहीं आई, तो फिर क्या होगा? यूनिक होगा, ठीक है? लेकिन ये भी सही नहीं है यार, इस केस में तो सही है। पता क्या होगा, आप इमेजिन करो आपके पास 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं, यानी आप इसको इमेजिन करो, ये वाला सिस्टम इमेजिन करो, 1 1 2 3 1 4 0 0। इसका बताओ। देखिए इसमें पता क्या हुआ, इसमें रो तो 0 नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। असल मसला ये होता है ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल का, रोज 0 नॉन 0 से ताल्लुक नहीं, उसका ताल्लुक है फ्री वेरिएबल। नहीं, पिवट को भी छोड़ दें, बस फ्री वेरिएबल से ताल्लुक है। जो पहले हमने एग्जांपल की थी ना थोड़ी देर पहले, उसमें एक फ्री वेरिएबल था x2। जो ये वाली हमने की है इसमें कोई फ्री वेरिएबल नहीं है, लेकिन इसमें एक फ्री वेरिएबल आएगा। क्यों आएगा, जरा सोच के बताओ। इसलिए कि यहाँ पे 2 रोज है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 2 ही पिवट आएंगे ना। इसका मतलब एक कॉलम में तो नहीं होगा, तो एक तो फ्री वेरिएबल है। अगर एक पिवट रो आई तो 2 फ्री हो जाएंगे, लेकिन एक भी फ्री हो तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाता है ना। तो जरा इसको भी सॉल्यूशन कर लें जल्दी से। 1 2 1 0, दूसरा क्या आएगा? 0 ठीक है, वेरी गुड। अब ऐसा करो, इसको वो कर दो, क्या कर दो? रिड्यूस ए कोलोन। हाँ जी, रिड्यूस ए कोलोन करो जल्दी से, क्या होगा? इसको ऐसे ही लिख लो ना, पहले जो चीज चेंज नहीं हो रही उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं ना, क्या? -5 आएगा ना यार, 0। इसको पता आप कैसे लिखोगे? आप इसको इस तरह से लिखोगे, x1 -5 x3 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा? प्लस कौन सा वेरिएबल फ्री है? x3। अब आप इसको इस तरह से लिखोगे, x1 इज इक्वल टू 5 x3, और x2 क्या लिखोगे? -3 x3, और x3 को क्या लिखोगे? क्या लिखोगे x3 को? x3 जी भूल गए आप, ना 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 ना, x3 इज फ्री। कहाँ जा रहे हो भाई, आप उल्टा लिख रहे हो x3 को x2 की टर्म में। नहीं, ये काम नहीं करना। आपके पास 3 वेरिएबल्स है ना, रिड्यूस इक्वल फॉर्म में वो पता चल जाता है कि कौन सा फ्री है, उसको बस यही लिखते हैं जुमला, x3 इज
फ्री का मतलब यही है ना, जो कुछ दोगे आप वैल्यूज देते जाओ और उनकी वैल्यूज क्या है, निकलती है। ओके, तो मेरा ख्याल है आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी।